नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगा। ये तो आपके आईटीआई एग्जाम में तो इससे सवाल जब सबसे ज़्यादा आता ही आता है। इसके अलावा आपके जो भी कम्पिटिटिव का जो एग्ज़ाम देंगे आप लोग, है ना, जैसे आपका रेलवे का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, इन सब में भी सबसे ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से आएगा। आज का जो हमारा चैप्टर जो रहेगा, जिस चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे, उस चैप्टर का नाम है हमारा बियरिंग, है ना। बियरिंग चैप्टर से हम लोग आज सारा का सारा सवाल करेंगे। कम से कम 20 सवाल कर लेंगे इससे ना। 20 सवाल में से मतलब जितने सवाल इसमें बियरिंग चैप्टर से कर लेंगे, उससे अलग सवाल एक भी नहीं आएंगे, चाहे आपका एग्जाम कितना भी कठिन लेवल का हो। इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा हमारा सारा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है आपका कि नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का एक उदाहरण है ना। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बियरिंग है जो नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का उदाहरण है। ये सवाल है आपका। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, नीडल रोलर बियरिंग, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, और ए और बी दोनों। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग भी जो है वो आपका नॉन टेपर्ड बियरिंग है, मीन्स कि वो टेपर्ड नहीं होता है ना। टेपर्ड कहने का मतलब किसी तरफ डाया कम, किसी तरफ ज़्यादा, इस प्रकार का बियरिंग नहीं होता है। बिल्कुल एक समान डाया का बियरिंग होता है। और नीडल रोलर बियरिंग भी एक समान डाया का बियरिंग होता है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना। चलिए एक अब बात करते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल की। दूसरा नंबर सवाल है हमारा कि निर्माण का गुण जो टेपर्ड रोलर बियरिंग को अद्वितीय बनाता है उसकी रेसिस क्या है ना। कह रहा है ऐसा बियरिंग, रोलर टेपर बियरिंग, जिसको अद्वितीय बनाता है ना, वो कौन सा है आपका। पहला ऑप्शन है आपका अटैचेबल, दूसरा है आपका सेपरेबल, है ना, सेपरेबल को हिंदी में बियोज बोलते हैं, और तीसरा है आपका सेल्फ अलाइनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो आंसर जो हो जाएगा आप बाबू, वो हो जाएगा आपका सेपरेबल, है ना। ये सवाल आपके टेस्ट में भी हमने डाला था, आपको अगर याद होगा तो। आप लोग को अगर याद है तो मैंने ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी डाला था, मंथली वाले टेस्ट में। चलिए अगला सवाल है हमारा, टेपर्ड रोलर बियरिंग का क्या लाभ है ना। जो रोलर बियरिंग होता है टेपर्ड वाला, उसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज है, ये सवाल है आपका। पहला ऑप्शन है आपका कुल वर्कलोड में प्रत्येक रोलर का एक हिस्सा है, या दूसरा ऑप्शन है आपका कप और कोन के टेपर्ड सतहों के मध्य प्रत्येक रोलर स्वयं अलाइन हो जाता है और केज के मार्गदर्शन के बिना, है ना, मीन्स के बिना किसी मार्गदर्शन के हब में बियरिंग जो है वो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाता है, यानी अलाइन हो जाता है, लग जाता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपका इसका व्यापक संपर्क क्षेत्र प्रत्येक रोलर को सटीक संरेखण अलाइनमेंट में बनाए रखने के लिए धकेलता है। मीन्स इसका जो भी संपर्क क्षेत्र होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है, वो आपका अलाइनमेंट में क्या होता है, सटीक संरेखण में बनाए रखने के लिए धकेलता है। मीन्स ऑटोमेटिक जाके हब में बैठ जाता है, या फिर इनमें से सभी, है ना। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इनमें से जो आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा, तो बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका कि कुल वर्कलोड जो है सो हर एक हिस्सा पे लगता है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा भी है इसका कि उसका जो केज जो होता है, केज यानी कि हब जो होता है, वो बेयरिंग का केज जो हब में जाके ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता है। और तीसरा भी आपका उसका जितना भी बेयरिंग का जो कॉन्टेक्ट सरफेस रहता है, वो पूरा सटीक संरेखण बनाए रखने के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, होल में या फिर हब में धकेलते रहता है ना। अब बात करेंगे 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर सवाल है आपका सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग के अनुप्रयोग में आता है। आपका जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है उसके अनुप्रयोग में क्या आता है, ये सवाल है आपका। तो पहला है आपका ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा है आपका डिफरेंशियल के लिए, तीसरा है आपका रियर एक्सिल शाफ्ट के लिए, या इनमें से सभी। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि आपका सिलेंड्रिकल बियरिंग जो है वो किस प्रयोग में आता है ना। ये आपका है सवाल, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग
तो डिफरेंशियल में इस्तेमाल करते हैं इसका, या फिर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं, या रियर एक्सिल शाफ्ट में। यानी रियर एक्सिल शाफ्ट कहने का मतलब जो पीछे वाला जो धुरा होता है, जो पीछे वाला जो आपका व्हीकल में जो चक्का लगा होता है, व्हील जो लगा होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, ये सभी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का आप कहीं पे भी पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए। दूसरा है आपका डिफरेंशियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशियल उसको बोलते हैं जहां से हम लोग एक साथ दो तीन तरह के पावर को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दो तीन जगह पावर को ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशियल बोलते हैं। और रियर एक्सिल शाफ्ट जहाँ पे पीछे का चक्का लगा रहता है, उसको बोलते हैं। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इस वजह से इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बात करेंगे हम लोग 5 नंबर सवाल की। 5 नंबर सवाल है आपका बाबू, कह रहा है कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग में संभालने की क्षमता होती है ना। ये गैप है बीच में, इसको आपको भरना है। कह रहा है टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग में क्या संभालने की क्षमता होती है। पहला है आपका ऑप्शन में कि किसी भी संयोजन के सभी लोड को, दूसरा है केवल रेडियल लोड को, या फिर केवल थ्रस्ट लोड को, या उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन समझ रहे हैं आप लोग। रेडियल लोड कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रेडियल लोड मतलब कि सीधा सीधा जो ऊपर से इक्वल में जो लोड लगता है उस लोड को, या फिर थ्रस्ट लोड को, यानी कि सीधा सीधा ये वाला जो फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टली फोर्स लगता है उस लोड को, या फिर किसी भी संयोजन में सभी लोड को, है ना, किसी भी संयोजन में सभी प्रकार के लोड को सह सकता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। टेपर्ड रोलर बेयरिंग जो होता है वो लगभग सभी प्रकार के लोड को सहन कर सकता है। मीन्स कि रेडियल लोड को भी सहन कर सकता है और थ्रस्ट लोड को भी सहन कर सकता है। इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब बात करेंगे हम लोग 6 नंबर सवाल की। 6 नंबर सवाल है आपका कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग में रिप्स रोलर्स को क्या करते हैं या को करते हैं, है ना। टेपर्ड रोलर बेयरिंग में रिप्स रोलर को करते हैं, है ना। क्या करते हैं बाबू, लुब्रिकेटिंग करते हैं या लुब्रिकेंट उसमें प्रदान करते हैं, टर्न करते हैं या संयमित करते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, उसको संयमित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, संयमित करते हैं। चलिए अगला है हमारा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है आपका कि बार टूल के लिए होता है, क्या होता है ना। ये सवाल है आपका। पहला ऑप्शन है आपका केवल रेडियल लोड होता है, या फिर केवल थ्रस्ट लोड होता है, या रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड होते हैं, या फिर ना कि रेडियल होता है ना थ्रस्ट होता है। ये 4 ऑप्शन है आपके। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बार टूल के लिए क्या होता है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। बार टूल केवल थ्रस्ट लोड को ही के लिए ही होता है ना। थ्रस्ट लोड क्या होता है आपको बता दिया है मैंने पहले ही। थ्रस्ट लोड जो हॉरिजॉन्टली या फिर किसी पे ऐसे स्पेसिफिकली जो लोड लगता है अचानक से, है ना, इस प्रकार से। थ्रस्ट लोड जैसे कि आप गाड़ी को घुमाते हैं, 4 व्हीलर को घुमाते हैं, तो क्या होता है चक्का थोड़ा सा बेंड होने की कोशिश करता है मोड़ पे, है ना, तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट लोड। एक साइड है ऐसे लगने वाले लोड को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट लोड। तो वो केवल थ्रस्ट लोड के लिए होता है आपका बार टूल, है ना। अब बात करेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल की। 8 नंबर सवाल है आपका, देख लेंगे एक बार। 8 नंबर सवाल है आपका कि कार व्हील में लगे बेयरिंग के लिए होता है ना। क्या होता है, कार का जो चक्का होता है उसमें जो बेयरिंग लगा होता है उसके लिए क्या होते हैं, है ना। ये है आपका केवल रेडियल लोड के लिए होता है, केवल थ्रस्ट लोड के लिए होता है, या फिर रेडियल और थ्रस्ट दोनों के लिए होता है। तो जैसा कि आपको पता है कार का तो एक अपना वेटेड है ही, अपना वेट अपना भार है ही, तो रेडियल लोड तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब आप कार को टर्न लेगा, कार जब मोड़ मुड़ती है या किसी टर्निंग पे टर्निंग लेती है, तो क्या होता है उस व्हीकल में, उस चक्के में क्या होता है कि थ्रस्ट लोड भी बहुत ज्यादा आता है। तो इस वजह से सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, यानी रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड के लिए होते हैं। 9 नंबर सवाल है आपका। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल है आपका कि बेयरिंग के अक्ष के समांतर में प्रयुक्त होने वाले लोड कहलाते हैं। बेयरिंग का जो एक्सिस होता है उसके समांतर में, मतलब एक बेयरिंग है इस प्रकार का और उसके एक्सिस पे इस प्रकार से जो लोड लगता है उसको क्या कहते हैं। थ्रस्ट लोड कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं, या फिर कंसेंट्रिक लोड कहते हैं, या सेंट्रल लोड कहते हैं। तो जो बेयरिंग के जो एक्सियल एक्सिस में जो लगता है बाबू फोर्स जो लगता है या फिर जो भार जो लगता है, उसको हम लोग
उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट लोड। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जो हम लोग बेयरिंग जब कार आपका जब मोड़ लेती है, टर्निंग लेती है, तो उसके व्हीकल जो होता है या उसका चक्का जो होता है वो बेंट होने की कोशिश करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट लोड। तो उसको हम लोग थ्रस्ट लोड लगता है आपका, जो बियरिंग के अक्ष के समांतर लगता है। 10 नंबर सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर सवाल है आपका कि विभिन्न प्रकार के बियरिंग्स को विभिन्न ऑपरेटिंग गति पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। गति की अधिकतम निर्दिष्ट किया जाता है। गति को अधिकतम किससे निर्दिष्ट किया जाता है? आपका जो विभिन्न प्रकार के बियरिंग है, चाहे किसी प्रकार का बियरिंग हो, उसका जो चलने का सीधा सीधा है कि स्पीड को उसको किस यूनिट में मापा जाता है, ये आपका सवाल है। सबसे पहला है आपका आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट में, मीटर पर सेकेंड में, या फिर मीटर पर मिनट में, या मीटर पर घंटा में। तो आपको पता होगा कि सीधा सीधा जो आप गाड़ी जो चलाते हैं तो उसको आपको पता होगा किस में डिनोट करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में डिनोट करते हैं, है ना, जो कि मीट्रिक सिस्टम का यूनिट होता है स्पीड का। मीटर पर सेकेंड मतलब इतना सेकेंड में इतना मीटर चला, तो उसको हम लोग हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में करते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 11 नंबर सवाल है आपका कि फ्लूइड्स और मैग्नेटिक बियरिंग की गति को, फ्लूइड्स और मैग्नेटिक बियरिंग, फ्लूइड्स यानी कि वो जो हाइड्रोलिक वाला हो गया, यानी कि फ्लूइड्स उसमें फ्लूइड्स दिया जाएगा, है ना, और या मैग्नेटिक यानी कि चुंबक वाला बियरिंग की गति को किसके द्वारा सीमित किया जाता है, ये आपका सवाल है। किसके द्वारा सीमित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रीफ्यूगल यानी कि केंद्र सारक बल के द्वारा, या फिर सेंट्रीपिटल केंद्राभिमुख के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब आपको पता है, दूर धकेलने वाला। सेंट्रीपिटल मतलब अपने तरफ खींचने वाला। या फिर सी ऑप्शन है आपका एक्सियल, एक्सिस बल के द्वारा, या फिर रेडियल बल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो सेंट्रीपिटल हो जाएगा, मीन्स कि अपने तरफ खींचने वाला। आपका फ्लूइड बियरिंग में भी और फिर मैग्नेटिक बियरिंग में भी, चुंबक बियरिंग में और फ्लूइड बियरिंग में, दोनों में आपका जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा संचालित होता है ना। 12 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे घर्षण रोधी बियरिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। इसमें से कौन सा बियरिंग है जिसको घर्षण रोधी बियरिंग के रूप में व्यक्त किया गया है, मतलब जो फ्रिक्शन को रजिस्ट करता हो, ऐसा बियरिंग के रूप में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बॉल बियरिंग, दूसरा है रोलर बियरिंग, तीसरा है नीडल बियरिंग, और चौथा उक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। तो इसमें से जो तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग, ये तीनों ही ऑप्शन घर्षण रोधी बियरिंग में आते हैं, है ना, यानी कि फ्रिक्शन को रजिस्ट करने वाले बियरिंग है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका। 13 नंबर सवाल भी बढ़िया है आपका। 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का निम्न में से कौन सा भाग बॉल्स के मध्य बाधा के रूप में कार्य करता है और उन्हें एक दूसरे से टकराने से बचाता है? आपने देखा होगा बॉल बियरिंग के बीच में एक केज लगा होता है जो क्या करता है, बॉल को सेपरेट रखता है। तो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा कंपोनेंट है या वो कौन सा एलिमेंट है जो दो बॉल्स को आपस में टकराने से रोकता है ना। तो इसका सबसे ये आपका पहला ऑप्शन है इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट, और चौथा ऑप्शन है केज। तो इनर रेस तो वो बोलते हैं जो आपका नीचे वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग शाफ्ट में लगाते हैं, वो आपका इनर रेस हो जाता है। आउटर रेस उसको बोलते हैं जो सबसे बियरिंग का जो बाहरी वाला फेस होता है उसको आउटर रेस बोलते हैं। रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं जो हमारा रोलिंग एलिमेंट में इसमें तो बॉल ही हो गया जो रोलिंग करता है। और केज क्या करता है, केज करता है आपके बॉल बियरिंग्स के बॉल को अलग अलग सेपरेट रखने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर घ हो जाएगा, यानी कि केज हो जाएगा। केज क्या करता है, सारे बॉल्स को सेपरेट रखने का काम करता है। 14 नंबर सवाल है आपका कि बॉल बियरिंग का निम्न में से कौन सा भाग रोटेटिंग शाफ्ट पर लगा होता है? बॉल बियरिंग का ऐसा कौन सा भाग है जो रोटेटिंग शाफ्ट पर लगा होता है जिससे शाफ्ट घूमने लगती है? तो हमने पहले ही आपका बता दिया कि बॉल बियरिंग में दो तरह के
रेस हमने आपको बताई, एक इनर रेस एक आउटर रेस। आउटर रेस सबसे बाहरी वाला होता है और इनर रेस को शाफ्ट पे लगाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इनर रेस हो जाएगा, है ना। इनर रेस क्या रहता है, शाफ्ट में लगता है। तो इसका सही आंसर आपका इनर रेस हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका कि बॉल बेयरिंग का निम्न में से कौन सा भाग हाउसिंग से जुड़ा होता है और अस्थिर होता है। हाउसिंग कहने का मतलब भाई जो सबसे बाहरी वाला भाग है ना, जिसको आउटर रेस बोल रहे थे। तो इसका सही आंसर आउटर रेस हो जाएगा। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है 15 नंबर का। 15 नंबर का पहला ऑप्शन है आउटर रेस, इनर रेस, दूसरा ऑप्शन है आउटर रेस, तीसरा ऑप्शन है केज और चौथा है रोलिंग लिम्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो आउटर रेस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल है आपका कि कन्वेयर बेल्ट रोलर में प्रयोग के लिए किस प्रकार के बेयरिंग की अनुशंसा की जाएगी। अगर आपका कन्वेयर चला रहे हैं, बड़ा सा बेल्ट वाला कन्वेयर, तो उसमें किस प्रकार की बेयरिंग लगाएंगे आप, या लगाने की प्रशंसा करेंगे या फिर लगाने की अनुशंसा करेंगे, है ना। मतलब लगाने को बोलेंगे किसी को अगर कन्वेयर बेल्ट चलाना है तो। बॉल बेयरिंग करेंगे, रोलर बेयरिंग करेंगे, नीडल बेयरिंग करेंगे या मैग्नेटिक बेयरिंग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो रोलर बेयरिंग हो जाएगा। रोलर बेयरिंग क्या होता है, लंबा होता है, रोलर टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और उस पे आप किसी प्रकार को बेल्ट को आसानी से चढ़ा सकते हैं। बेल्ट आपको पता है, बेल्ट का भी अपना एक अच्छा खासा चौड़ाई होता है, तो उस चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपका बेयरिंग भी होना चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, रोलर बेयरिंग। चलिए 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर सवाल की बात करेंगे। 17 नंबर सवाल है आपका, 17 नंबर सवाल है कि नीडल बेयरिंग रोलर्स वाला रोलर्स बेयरिंग होता है ना। नीडल रोलर्स बेयरिंग में एक नीडल रोलर्स बेयरिंग होता है जो कि काफी पतला होता है। वो उसके बारे में कह रहा है, जिसकी लंबाई उसके व्यास कम से कम कितना गुना होना चाहिए, ये सवाल है आपका। अगर आपके पास नीडल बियरिंग रोलर्स वाला रोलर्स बियरिंग है तो उसकी लंबाई जो होना चाहिए उसके व्यास से कितना गुना, कम से कम कितना गुना होना चाहिए, ये सवाल है आपका। 2 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, 6 गुना होना चाहिए या 8 गुना होना चाहिए। तो आपका जो नीडल बियरिंग जो है रोलर्स वाला, उसका जो उसके व्यास से जो कम से कम जो होना चाहिए वो आपका 4 गुना होना चाहिए उसकी लेंथ, जितना उसका डायमीटर रहेगा। मान लीजिए कि उसका डायमीटर जो है वो 3 mm है, तो इसको आप 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 mm, जो कि इसका बियरिंग का लेंथ हो जाएगा, है ना। तो हमेशा 4 गुना होता है नीडल बियरिंग का व्यास से उसका लेंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। 18 नंबर सवाल है आपका कि जनरल बियरिंग को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनरल बियरिंग को एक और नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लेयर्स बियरिंग या फिर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग या फिर फ्रिक्शन बियरिंग या जूगल बियरिंग, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन बियरिंग हो जाएगा। जनरल बियरिंग को फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं क्योंकि जनरल बियरिंग जो होता है वो काफी ज्यादा फ्रिक्शन करता है आपस में, है ना, या फिर दोनों रेस के बीच में, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में काफी ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है, इस वजह से उसको फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं, जनरल बियरिंग को। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट सवाल है 19 नंबर सवाल। ये आपका है कि बेबिट द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला बेयरिंग पदार्थ है ना। बेबिट क्या है, बेबिट एक मटेरियल है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बेयरिंग बनाया जाता है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा अधिक प्रयोग होने वाला बेयरिंग पदार्थ कौन सा है। टीन आधारित, मतलब बेबिट में टीन को सबसे ज्यादा मिलाया जाता है, या फिर लेड को मिलाया जाता है, या फिर ये दोनों को मिलाया जाता है, या ये दोनों में से किसी को नहीं मिलाया जाता है। तो 19 का जो सबसे सही जवाब जो है आपका वो सी है, यानी कि ग है, इन दोनों को मिलाया जाता है। बेबिट में आपका टीन भी मिलाया जाता है और लेड यानी शीशा भी मिलाया जाता है। बेबिट में बेबिट, टीन और शीशा, ये तीनों के कंपोजिशन से हम लोग बेयरिंग का मटेरियल बनाते हैं और उसके द्वारा बेयरिंग बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा ये सारे के सारे 19 के 19 सवाल। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार हमको आप बता दीजिए नीचे, है ना, और इसके बाद फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।